तो हम लोग शुरू कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके लिए आइडियल गैस हाइपोथेसिस होता है, जो कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। इसके अंदर जो पहली बार पॉइंट होता है, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो इसको, ठीक है, इसको भी बताने से पहले एक और पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। एक वर्ड आता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ये क्या है? इसके अंदर तीन इक्विलिब्रियम होती हैं। फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, डिफिनीशन है सब इंपॉर्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम ये होता है, मान लो कोई तुम गैस का सिस्टम ले रहे हो, किसी गैस सिस्टम पे तुम्हें पीवीआर और एनआरटी लगाना है, तो उस गैस सिस्टम में क्या होना चाहिए? तो उस गैस सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। मतलब अगर तुम ये गैस का सिस्टम है, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये डिफरेंशियल साइज का भी हो सकता है, ये बड़े साइज का भी हो सकता है। तो अगर इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम हो, मतलब इस का यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द गैस, बाहर से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर थ्रू आउट द गैस जिस पे तुम्हें पीओआरटी लगाना है, अगर उसके हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, देन यू कैन से दैट दिस गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कॉपी पे नोट करोगे, इफ टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट ऑफ गैस, if temperature of each point of gas is same, then gas will be in thermal equilibrium, then gas will be in thermal equilibrium. Second, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर यही चैम्बर है और तुम चाहे पूरा लो या तुम छोटा सा लो, मतलब जिस पे तुम्हें पीवीआर एनआरटी लगाना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस पे तुम्हें पीवीआर एनआरटी लगाना है, एक छोटे वॉल्यूम पे एक बड़े वॉल्यूम पे, तुम्हें जिस वॉल्यूम पे पीवीआर एनआरटी लगाना है, उस वॉल्यूम के हर पॉइंट पे केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। अगर इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस का रेशियो अगर 1:2 है, तो यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए, और यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए। तो फिर लिखेंगे, if at each point of gas system, if at each point of gas system if at each point of gas system chemical composition are same, if at each point of gas system chemical composition are same, then gas will be in chemical equilibrium, then gas will be in chemical equilibrium. थर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, मान लो एक सिस्टम है जिसे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन। अगर ये गैस केमिकल इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पिस्टन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, या इस गैस का कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करो, कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करो, इस गैस का कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करो, तो उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
एक छोटा सा एलिमेंट्स लग रहा हो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी सब जगह जीरो जीरो होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे भी इस पिस्टन पे भी नेट जीरो होना चाहिए। इधर से जो फोर्स आएगा और इधर से जो फोर्स आएगा सबका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। तो हमारे लिए पिस्टन इंपॉर्टेंट होता है, पिस्टन इंपॉर्टेंट होता है। तो पिस्टन पे हम नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इफ नेट फोर्स ऑन पिस्टन इज जीरो, if net force on piston is zero then, अच्छा उसी में एक और लाइन, if net force on piston is zero and net force on any differential element of gas, any differential element of gas is zero, then gas will be in mechanical equilibrium, then gas will be in mechanical equilibrium. सर एक बार फिर से बोल दीजिए। If net force on piston is zero and if net force on any differential element of gas is zero, देखो इसमें मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि नेट फोर्स ऑन पिस्टन या एनी डिफरेंशियल एलिमेंट इज जीरो। मैं इसलिए नहीं बोला कि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट बार बार बोल रहा हूँ ना, इसका यूज नहीं आता है। ठीक है, ये होना चाहिए बट यूज नहीं है। लेकिन पिस्टन पे नेट फोर्स जीरो का खूब यूज है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे होंगे वो इनके क्वेश्चन के बिना हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उसको अलग रख रहा हूँ ताकि दिमाग के अंदर ना एकदम पड़ा रहे कि वो पिस्टन का क्या काम है। तो इफ नेट फोर्स ऑन पिस्टन इज जीरो, या इफ नेट फोर्स ऑन एनी, या नहीं एंड नेट फोर्स ऑन एनी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ गैस इज जीरो, then gas will be in mechanical equilibrium, then gas will be in mechanical equilibrium। और कोई गैस सिस्टम जो इन तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, दैट गैस सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे इफ अ गैस सिस्टम फॉलो ऑल थ्री इक्विलिब्रियम, if a gas system is follow all three equilibrium condition, then gas will be in thermodynamic equilibrium condition, then gas will be in thermodynamic equilibrium condition। एक और चीज, अगर कोई गैस सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो आप उस पर पीफीवरान एनआरटी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। पीफीवरान एनआरटी लगाने कंडीशन क्या है कि तीनों ही होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो इसको लिख लेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, या इसी को लिखा जाता है पीएम बराबर रो आरटी। पीवीवरान एनआरटी और पीएम बराबर रो आरटी। P is the pressure of the gas system, V is the volume of gas, N is the number of mole of gas, R is gas constant, T is temperature in Kelvin। P is the pressure, M is the molar mass of gas, rho is the density of gas, R is gas constant, T is the temperature in Kelvin। तो ध्यान रखना। गुड। अब आते हैं आइडियल गैस हाइपोथेसिस पे। फर्स्ट, अगर कोई गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तब की बात कर रहा हूं। अगर कोई गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तब उसमें क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आइडियल गैस का, अगर ये चैम्बर है तो इसके ये प्रॉपर्टीज है आइडियल गैस हाइपोथेसिस के। आइडियल गैस का क्यों, रुको एक सेकंड, रुकना, इससे नहीं, आइडियल गैस अभी से हटा दो। आइडियल गैस की हाइपोथेसिस बता दो कि अगर बहुत पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस गैस के अंदर, तो इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, इन पार्टिकल का एक्चुअल वॉल्यूम इस पूरे वैसल के वॉल्यूम से बहुत ही कम होगा।
तो मैं लिखूंगा, लिखो इसको, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ gaseous particles is very small, is very small, very small compared to volume of vessel, volume of vessel, वेसल के वॉल्यूम से इनका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स होती हैं ये जब भी आपस में टकरा रही होती हैं, तो अगर ये गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है तब हम बोलते हैं कि सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं, मतलब उसमें हीट डेवलप नहीं होता। और अगर ये गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे नहीं है तब जो कोलिजन होता है आपस में, तो इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया तो कोलिजन इलास्टिक में आ जाएगा, अदरवाइज टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, कहीं कुछ, तो फिर ये इक्विलिब्रियम गलत हो गया ना। तो मैं लिखूंगा इस लाइन को कि इफ गैस इज इन thermodynamic equilibrium condition, लिखना, if gas is in thermodynamic equilibrium condition, if gas is in thermodynamic equilibrium condition, then collision between gaseous molecules are elastic, collision between gaseous molecules are elastic, collision between gaseous molecules and collision between gaseous molecules and with walls, ये जो walls होता है बाउंड्री, and with walls are elastic, collision between gaseous molecules or with walls, यानी and with walls is elastic, ताकि हीट डेवलप ना हो। थर्ड, अगर ये गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है तो इन एक लाइन है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना गैस आगे जाएगी उतनी गैस पीछे आएगी, उसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। अगर गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है तो हर गैस के पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। लिखो, इफ गैस इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, if gas will be in thermodynamic equilibrium condition, average velocity of gas molecule is zero, average velocity of gas molecule is zero। और इस गैस पार्टिकल की जो रैंडम वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं फर्मी वेलोसिटी, फर्मी, रैंडम वेलोसिटी इज फर्मी वेलोसिटी and its value is 10 to the power 6 meter per second, रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी इतनी कहाँ होती है, ये गलत है, रुको, स्पीड आता है करीब 300, यही होता है 300 के आसपास। अब फर्मी वेलोसिटी इसको नहीं बोलते हैं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होती है और फर्मी वेलोसिटी इतनी होती है। देखो इसकी लाइन क्या थी, एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, इसे लिखेंगे, ठीक है। बस इतने हाइपोथेसिस हम आइडियल गैस पे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ वैल्यू ध्यान रखें, कुछ वैल्यू ध्यान रखें। अब देखो कुछ डिफिनीशन याद करते हैं, जैसे कोई पूछे तुमसे, डिफिनीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट ये एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेस टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होता है, किसी भी टाइम पे निकाला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन में एवरेज वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन निकाला जाता है, टाइम ड्यूरेशन, बट ये एवरेज वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन में नहीं है, ये किसी भी स्टैंड पे है और वो पूरे गैस मॉलिक्यूल्स का जीरो आ जाएगा।
सिस्टम पे, तो वो निकाला जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से, किसी गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, फिर दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है, फिर ऐसे ही डॉट डॉट, अगर n पार्टिकल्स हैं तो vn एंड डिवाइड बाई टोटल n, नंबर ऑफ पार्टिकल इज n, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। हर पार्टिकल की वेलोसिटी जोड़ दो, n से डिवाइड कर दो, आगे एवरेज वेलोसिटी। इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, इंटीग्रेशन की फॉर्म में v वेक्टर इंटू dn डिवाइड बाई dn का इंटीग्रेशन, ये where dn is number of particle having velocity v। ये v वेक्टर क्या है? v वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है कितने पार्टिकल का, dn पार्टिकल का। तो इसको लिख लेना, लिखो v वेक्टर नहीं, dn लिखो, dn is number of particle having velocity v, dn is number of particle having velocity v। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, v वेक्टर dn, इसको रहने दो, एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। बात एक ही है, dn का इंटीग्रेशन n बनेगा। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन, सेम एवरेज स्पीड का डेफिनेशन। एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया, इन सब का मैग्नीट्यूड लेंगे, v1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस अप टू डॉट डॉट, अगर n पार्टिकल है तो vn वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू, ये स्पीड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ vdn डिवाइड बाई dn का इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन ऑफ vdn एंड डिवाइड बाई n, बस ये एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है। अब आता थी आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको डिफाइन किया गया, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी के स्क्वायर के मीन का रूट ना, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे। तो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को डिफाइन ऐसे किया गया, मतलब अगर कहीं से मुझे v स्क्वायर, और ये एवरेज का साइन है, कहीं से मुझे v स्क्वायर का एवरेज निकल जाए, v स्क्वायर का एवरेज आ जाए, तो उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, आ गया आरएमएस स्पीड। अब इंपॉर्टेंट है कि इसको, अभी v स्क्वायर का एवरेज ये कैसे आएगा, तो इसी से आ जाएगा, इस v को रिप्लेस कर दो किससे, v स्क्वायर से, यहाँ पे लगा दो, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn का स्क्वायर डिवाइड बाई n, and this is good। इसी में रिप्लेस करना, v इज रिप्लेस बाय v स्क्वायर, देखो इक्वेशन से बनेगा v स्क्वायर dn डिवाइड बाय dn, बस इतने फॉर्मूले हैं तो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, तो कॉपी करो, इतने फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ वेलोसिटी, 4 पार्टिकल ऐसे हैं, 4 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, -4, फिर 6 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और 7 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है।
क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। सॉल्व करो। तो एवरेज वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए क्या करेंगे भाई, चार की दो वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी ऐड करनी होती है ना। तो ये चार पार्टिकल की दो है, मतलब जो दो है ना वो 4 बार ऐड करना पड़ेगा, दो को 4 बार ऐड करना पड़ेगा भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। तो चार की अगर दो है तो दो को 4 बार ऐड करेंगे, मतलब 4 इंटू 2 सीधे कर दो, प्लस ये 3 इंटू -4 सीधे कर दो, और ये 5 है इंटू 6 कर दो, बस ये 7 है -1 कर दो। ये 4 3 6 7 सब जोड़ दो, दिस इज आंसर। कोई पूछे स्पीड, क्या करेंगे 4 इंटू 2 लिखेंगे, 3 इंटू जो माइनस है उसको प्लस बनाना पड़ेगा, मॉड लगा देंगे ना, 6 इंटू 5 लिखेंगे, और -1 है ना उसको मॉड कर दो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आ गया आंसर। नेक्स्ट वी आर एम एस निकालना है। तो वी आर एम एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर वी स्क्वायर का एवरेज। रूट बड़ा सा लगा दो, या रूट क्यों लगाना, अलग से वी स्क्वायर निकालो ना, ये वाली वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर पुट कर देना इसमें, तो वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ये क्या बनेगा, ये दो है ना तो दो का स्क्वायर बनेगा इंटू 4 बनेगा, फिर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। तो ये v है, कितने बार स्क्वायर बनेगा, 4 बार स्क्वायर बनेगा। क्या लिखोगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्या, 20 कर उठा के प्लस करना, तुमको आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन करता हूं। v से v प्लस dv के बीच में dn पार्टिकल आ रहा है। तो व्हाट इज dn? dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी हैविंग स्पीड रेंज फ्रॉम v to v plus dv. dn is what? dn is the number of particles having velocity range from v to v plus dv. तो इस dn और इस dv का जो रेशियो है वही दिया गया 4v के बराबर है। मतलब जितनी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है नंबर ऑफ पार्टिकल dn उतने ही ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन मेंशन है कि dn अपॉन dv इज 4dv, वेयर dn इज, लिख सकते हैं वेयर dn इज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी फ्रॉम v to v plus dv। तो पूछ रहा है फाइंड, रुको, in range from 0 speed, in range from v बराबर 0 to v बराबर v नॉट, इस रेंज पता करना है, 0 से v नॉट की रेंज पता करना है। फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एन इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। कितने पार्टिकल हैं इस रेंज में, 0 से v नॉट के बीच में कितने पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल का RMS स्पीड कितनी है, उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। अटेम्प्ट करो, तो जल्दी अटेम्प्ट करो। मैंने क्या किया, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल पहले निकाला, dv को इधर भेजा तो बन गया 4v dv dn,
स्पीड 0 पे नंबर ऑफ पार्टिकल 0 है और स्पीड v0 पे नंबर ऑफ पार्टिकल n मान ली, कर दिया इंटीग्रेट, आ गया इतना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 0 से v0 के बीच में 2v0 स्क्वायर है। अब निकालना एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड और क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dn अपॉन n। तो v रहने दो, dn यहां से आएगा, dn इज 4v और dv इधर भेज दो, इट इज 4v इंटू dv डिवाइड बाई n। तो यहां से 4 का टर्म बाहर आएगा तो बनेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dv डिवाइड बाई n। स्पीड करेंट 0 से v0 चलेगा, कर दो इंटीग्रेट इसका, तो बनेगा v0 q बाई 3, तो बन जाएगा 4 बाई 3 v0 q बाई 3, 4 बाई 3 v0 q। n क्या है, 2 v0 स्क्वायर, उठा कर दो, 2 बाई 3 v0। दिस इज आंसर। अब पता करना आरएमएस स्पीड, ये होता है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर का एवरेज। तो फिर हम निकालेंगे वी स्क्वायर का एवरेज, तो वी स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी एन डिवाइड बाई एन। तो ये बनेगा वी स्क्वायर और डी एन यहां से रखोगे 4v, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और v यहाँ पे वी स्क्वायर वी क्यू बनेगा एंड डी वी आएगा डिवाइड बाई एन। एन किसके बराबर है, एन बराबर 2v0 स्क्वायर, रख दो, लिमिट 0 से v0 तक चलेगा, तो बनेगा v0 पर 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बनेगा v0 का v0 बाई v0 स्क्वायर बाई 2 बनेगा। तो v स्क्वायर है ना, तो v RMS क्या आएगा, जो v RMS आएगा दैट इज रूट ओवर दिस वन v0 स्क्वायर बाई 2। नाउ दिस इज v0 बाई रूट 2, दिस इज RMS स्क्वायर। कर ले, तो अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया तुमसे ये सब पूछे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी कर लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका दूसरा फॉर्मेट होता है, एकदम सेम क्वेश्चन होता है, फॉर्मेट ऐसा होता है, वो ऐसा ग्राफ देता है, एकदम क्वेश्चन सेम होगा, ऐसा कहेगा कि यहां पे लिखा हुआ है dn अपॉन dv, यहां पे लिखा हुआ v, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया और इसके सामने लिख दिया ये v0 तक लिख दिया, स्पीड v0 तक। तो देखो 0 से v0, तो यहाँ पे 0 से क्या है v0 तक है, और यहाँ पे लिख दिया था सपोज करो इट इज 4 v0, ये 4 v0 है, लिख दिया। अब ये लिख के फिर यही क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर यही ऐसे ही आएगा, तो तुम्हें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, इसका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो तुम लिख सकते हो ये y एक्सिस पे है, तो क्या बनेगा y बराबर mx बनेगा, माइक बंद रखना, y बराबर mx बनेगा, तो y की जगह पे dn बाई dv है, तो dn बाई dv लिख लेना। m क्या स्लोप, स्लोप कैसे होगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, 4 v0 अपॉन v0, इट इज 4 और v कहाँ पे, x कहाँ पे, v पे, दिस इज इक्वेशन dn अपॉन dv इक्वल्स टू 4v। आ गया, फिर वही क्वेश्चन बन गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो तुम इसी तरीके से अटेम्प्ट करना। अब आता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। तो ये हम गैस पार्टिकल पे बात करते हैं, गैस पार्टिकल पे बात करते हैं बेसिकली। ये जो है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये जो चीजें हैं ये गैस पार्टिकल्स नहीं हो, कोई भी पार्टिकल्स है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल उनमें वेलोसिटी में ऐसा रिलेशन है, ये गैस का ही नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है। सिमिलरली ये क्या है, हाइपोथेटिकल टाइप्स, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं बोलेंगे, कोई रियल ही चीज है, बट वो उस गैस की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोग गैस की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, दूसरी चीज है। तो कोई गैस अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है
if gas is at thermodynamic equilibrium, if gas is at thermodynamic equilibrium condition, तो पहली बात कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, दिस इज अप्रोचेस इन्फाइनाइटली, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्फाइनाइट अप्रोच करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो वेलोसिटी का रेंज होता है, वेलोसिटी का रेंज, वी वेक्टर का रेंज, दिस इज बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये वैरी करता है। तो कोई गैस सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन्फाइनाइट हो और वेलोसिटी इस रेंज में जाए और वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, तो जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन होता है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये इक्वेशन अपने सिलेबस पे नहीं है, बट इस पे बेस्ड होकर क्वेश्चन बहुत पूछता है, मैं लिख रहा हूं, दिस इज dn upon dv is equal to dn upon dv is equal to n ब्रैकेट m upon 2 pi kt का पावर 3/2 e to the power minus mv square divided by 2 kt 4 pi v square. This one is the equation. Maxwell speed distribution का equations, dr upon dv equals to n ब्रैकेट में m upon 2 pi kt का पावर 3/2 e to the power minus mv square upon 2 kt 4 pi v square. Again dn क्या, dn is the number of gas particle having speed range from v to v plus dv, वही तरह बताया था। n is what, capital N is the number of gas molecules, number of gas molecules, m is mass of one gas molecules, mass of one gas molecules, k is Boltzmann constants, t is temperature in Kelvin, बाकी तो वही है। अब क्या होता है, इस इक्वेशंस का कर्व बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले। जब तुम कर्व ड्रॉ करोगे, dn अपॉन dv वर्सेस v का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये y एक्सिस पे है और v x एक्सिस पे है। तो तुम मुझे बताओ, अगर v की वैल्यू 0 हुई, अगर v की वैल्यू 0 करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। v के पे 0 प्रेस करो, पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0। अब v की जगह पे इनफाइनाइट प्लस करो, इनफाइनाइट तो बनेगा इनफाइनाइट का स्क्वायर, और ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर है ना, तो जब ये नीचे आएगा तो e बनेगा e टू द पावर इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ऊपर इन्फिनिटी का स्क्वायर है। तो जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा या एल हॉस्पिटल लगाओगे ना, तो पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई ऊपर इन्फिनिटी स्क्वायर है और नीचे e टू द पावर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो दैट लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो इस पूरे ग्राफ को प्लॉट करने पे v 0 पे है, इन्फिनिटी पे 0 पे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड इन्फिनिटी इज अप्रॉक्सीमेट 0, अप्रॉक्स क्या, इट इज 0। नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड 0 इज 0। तो कोई गैस ऐसा नहीं हो सकता जिसकी स्पीड 0 हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो या किसी स्टैंड के लिए होगा तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो बीच में कहीं मैक्सिमम मिलेगा ना, जब ऐसे बढ़ाओगे इस तरीके से, तो दिस इज द कर्व, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये एक ऐसा स्पीड है जिसपे इसकी वैल्यू ज्यादा है, dn अपॉन dv ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्पीड पे ज्यादा है, उनकी डेंसिटी। तो दिस इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वही स्पीड है जिस समय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा हुई, इस स्पीड को रखने वाली गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके अगल बगल VMP पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी, मतलब VMP के आसपास के स्पीड पे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा होगी। एग्जैक्ट नहीं है,
ठीक है। तो देखो एक्चुअल में पता क्या है, एक बड़ी बात यह है कि देखो इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से एक एनालिसिस कर सकता हूँ, हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अगर इसमें भी की जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो डीएन की वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी, जब डी भी इधर जाएगा तो जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट सेम स्पीड रखने के लिए जीरो स्पीड के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो है। दूसरा ये डीवी है ना, डीवी मतलब भी से भी प्लस डीवी के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, डीएन होंगे। और डीवी इधर भेज दो, अगर डीवी इधर भेज दो तो डीवी इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस वाली वैल्यू में, ये वैल्यू एफ है, मान ये फंक्शन एफ है, एफ में डीवी मल्टीप्लाई कर दिया डीएन के लिए। अगर डीवी एग्जैक्ट जीरो हो जाए, डीवी एग्जैक्ट जीरो हो जाए, तब कोई पूछे डीएन बताइए तो जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एग्जैक्ट भी रखने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एग्जैक्ट भी रखने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, आंसर इज जीरो। क्योंकि भी रखने वाला होगा तो ये डीवी क्या होगा, जीरो। तभी तो भी से लेके भी प्लस डीवी, तो डीवी जीरो होना चाहिए। और डीवी अगर जीरो में प्लेस कर दूं यहां पे, तो जब इसको इधर भेजोगे तो पूरी वैल्यू जीरो बना देगा। तो इसलिए कहते हैं एग्जैक्ट स्पीड को इसी का नहीं होता है। अगर कोई कहे कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड कितने गैस के पार्टिकल, आंसर इज एग्जैक्टली जीरो। लेकिन कोई पूछे कि 10 से लेके 10.00000000001 इसके बीच में कितने पार्टिकल है, दिस आंसर इज नॉट जीरो। वही ये बता रहा है डीएन। डीएन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड रेंज फ्रॉम 10 to 10 पॉइंट दैट। तो वीएमपी, अभी मैं बोल तो दे रहा हूं कि वीएमपी एक ऐसा स्पीड है जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। और कोई कहे कि एग्जैक्ट वीएमपी में कितने पार्टिकल, आंसर इज जीरो। इनको क्या है कि वीएमपी से लेके वीएमपी प्लस डीवी के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑल वेलोसिटी रेंज ऑफ डीवी। तो यहां पे अगर डीवी डीवी का अगर मैं रेंज ड्रॉ करूं, कट मारूं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इस वीएमपी पे आएंगे, ये वीएमपी के आसपास के रीजन में आएंगे। बट तुमको ज्यादा बता दिया, इतनी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। बस तुम ये ध्यान रखना, समझने के लिए तो बिल्कुल क्वेश्चन तो उसी से होता है। कोई भी तुमसे ये कहता है व्हाट इज वीएमपी, तुम क्या बोलोगे, स्पीड एट विच नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। तो एक काम करो, लिखो तो वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिख दिया यहाँ पे, स्पीड वीएमपी। इसमें लिखेंगे स्पीड, स्पीड एट विच number of gas molecules are maximum, speed at which number of gas molecules are maximum is maximum, number of gas molecules is maximum is known as most probable speed, most probable speed। तो तुम मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है डीएन बाई डीबी वर्सेस वी का, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में ये कैसे निकलेगा, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, नहीं y बराबर y वर्सेस x कर्व होता है, y वर्सेस x कर्व है, तो जब dy बाई dx जीरो होता है तब तो मैक्सिमम आता है। तो अगर ये dn अपॉन dv वर्सेस v का कर्व ये है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो इस फंक्शन को, सिर्फ इस फंक्शन को, dv नहीं भेजना इधर, अभी ये कौन dv भेज के डिफरेंशिएट कर दोगे, फंक्शन तो ये है ना। इस फंक्शन को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे और जीरो बराबर करोगे तो तुम्हें वीएमपी आ जाएगा, और इस वीएमपी की जो वैल्यू आती है, दिस इज अंडर रूट 2 KT अपॉन स्मॉल m। इसी को आगे बढ़ाओ तो बनेगा 2 RT अपॉन कैपिटल M। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज अंडर रूट 2 KT अपॉन स्मॉल m या अंडर रूट 2 RT अपॉन कैपिटल M। K is Boltzmann constant, T is the temperature in Kelvin, small m is mass of one molecules, R is gas constant, T is temperature in Kelvin, capital M is molar mass, एक मोल का मास है इन kg, सब m क्या सिस्टम में रहेंगे। और R और इस K में रिलेशन होता है, K इक्वल होता है R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इसको ध्यान रखना। अच्छा एक और बात, बैक साइड में आता है,
इसमें कोई पूछता ना, ये तो आरएमएस में पूछ दिया, कोई पूछता मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताइए, सुनते रहना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो है जिसपे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है। तो इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किस पे है? 7 है ना सबसे ज्यादा। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? स्पीड एट विच नंबर ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा कौन है? 7 है। और किस स्पीड पे है? -1 पे है। तो आंसर क्या दोगे? 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ना, तो माइनस हटा देंगे। दिस इज आंसर। तो इतने क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन तुमसे कोई पूछता व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो तुम आंसर क्या देते हैं? दैट इज V0। क्यों V0 होगा? भाई देखो, जितना तुम आगे जा रहे हो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? V0 पे है, क्योंकि ग्राफ को V0 ही तक जाना है। तो सबसे ज्यादा D/dV की वैल्यू V0 पे है, इतना बड़ा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? V0 होगी, क्योंकि इस V0 पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है। यहां से निकाल लिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज सर स्पीड वो वाला स्लाइड लगा दीजिए एक बार पीछे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ VDN डिवाइड बाई DN का इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या करोगे ना, स्पीड है ना, 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनफाइनाइट है। तो तुम क्या करोगे, अभी लिमिट मत प्लेस करो, इसलिए ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे नहीं लिखना पड़ेगा, स्पीड पे आ जाएगा। स्पीड भी तो 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फंक्शन है, यहाँ से DN उठाना, DB इधर भेज देना, DB इधर भेज देना, इस पूरी वैल्यू को उठा के तुम इस फंक्शन में रख देना, यहाँ पे रख देना। रखोगे तो पूरा फंक्शन DB में कन्वर्ट हो जाएगा, DB स्पीड में। स्पीड 0 से इन्फिनिटी वेरी करा देना। जैसे करोगे इंटीग्रेट, ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज इक्वल टू √8 kT अपॉन पाई स्मॉल m, या √8 RT अपॉन पाई कैपिटल M। तो एवरेज स्पीड इज √8 kT अपॉन पाई स्मॉल m, या √8 RT अपॉन पाई कैपिटल M। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे RMS स्पीड की। RMS स्पीड में सेम काम करना भाई, V² DN अपॉन DN का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो V² DN उठा के प्लेस कर देना, फिर DB में आ जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी प्लेस कर देना, V² के एवरेज आ गया, और रूट करोगे तो पूरा करोड़ हो जाएगा तुम्हारा 3 kT अपॉन स्मॉल m, या √3 RT अपॉन कैपिटल M। इस तरीके से मैंने आपको बता दी कि एवरेज स्पीड कितनी होती है, RMS स्पीड कितनी होती है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होती है। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, जिसपे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली कर रहे होते हैं, वो ये है, ये है आर वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये तुम्हें ध्यान रखना है। RMS स्पीड √3 RT अपॉन m, एवरेज स्पीड √8 RT अपॉन पाई m, सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज √2 RT अपॉन कैपिटल M। तो इनके साथ हम क्वेश्चन करेंगे। अब वैल्यू प्लेस करते हैं थोड़ा इसमें। देखो 2RT, जो 2RT है कहाँ गया, 2RT, अच्छा ये 3RT है, ये ज्यादा होगा भाई। 8 अपन पाई, ये पाई 3.14 होता है, 3.14 डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा ही आएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो आएगा तुम्हारा, ये आगे आएगा इस तुम्हारा एवरेज स्पीड, और सबसे आगे आएगा RMS स्पीड। तो ये RMS स्पीड है और ये एवरेज स्पीड। और यहां से एक बात मुझे समझ में आ रही है, एंड दैट इज सबसे लेस आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, देन आएगा एवरेज स्पीड, एंड देन आएगा RMS स्पीड।
ये अलग से ध्यान रखोगे। लेकिन ये भी इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स पे जिनमें संख्या इनफाइनाइट हो और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो तो हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो और ये सारी चीज लिख लिया। एक अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ध्यान देना तुम। कहा था कि एक चैम्बर है, इस चैम्बर में ओनली वन मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड भी वन है। वन मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल्स is in chamber. Comment on average speeds RMS and most probable speeds. आंसर है सब इक्वल होगा, सारे के सारे इक्वल होंगे। एक ही पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है तो उसका एवरेज कुछ भी निकालो, वही आरएमएस है वेलोसिटी, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और वही एवरेज स्पीड है। वही dn 1 हो गया तो नीचे 1 तो 1 से 1 कट गया, आ गया v। v स्क्वायर है dn अपॉन dn, dn से dn v स्क्वायर, फिर अंडर रूट, फिर v। सब आरएमएस भी वही, एवरेज स्पीड भी वही है, मोस्ट प्रोबेबल भी वही। तो एक मॉलिक्यूल अगर कह दे तब ये सेम आएगा। लेकिन कुछ कोई पूछे कि ये गैस सिस्टम है जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल इनफिनिटी लैर्ज है, देन तब नहीं आएगा। अच्छा, मीटिंग अभी तुरंत एंड होगी। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड, सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, तो उसमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन गैस का, तो लिख लो H2 है ना तो 2 ग्राम होगा, बट MKS सिस्टम यूज करना पड़ेगा तो 2 इंटू 10⁻³ kg। टेम्परेचर T लिखेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैलोरी में बदल लो तो 273 ऐड कर दो, दिस इज 300 कैलोरी। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे, इफ द स्पीड अंडर रूट 8 RT अपन पाएम, तो 8 R की जगह पे 8.3, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3, 8 RT टेम्परेचर इज 300 केल्विन, 8 RT अपन पाई कैपिटल M इज kg में, तो 2 इंटू 10⁻³ रख दो, आगे आंसर। नेक्स्ट RMS स्पीड, RMS कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कुछ नहीं वैल्यू प्लेस करते जाएंगे, आंसर जाएगा। RMS अंडर रूट 3 RT, R 8.3 है, टेम्परेचर 300 है, अपान M आ गया मीटर पर सेकेंड में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट 2 RT डिवाइड बाई M, बस आ गया आंसर। तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन हीलियम का रेशियो अगर है तो यही चीज होगा, डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताइए हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिक्सचर का, तो तुम्हें मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अलग से ध्यान रखोगे, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर जो होता है, क्वेश्चन पढ़ चुके होगे, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, इसे निकाल लेना, उठा के प्लेस कर देना, अगेन आंसर हो जाएगा। सब कुछ तो सेम रहेगा, बस M ही तो चेंज होगा, तो M की जगह पे इसको रख देना। N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है M1 का, N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है M2 का, या नंबर ऑफ मोल है M2 का, N1 प्लस M2 इज टोटल मोल, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। N1 is the number of mole, not number of particle. N1 is number of mole of M1 molar mass. N2 is number of mole of M2 molar mass and divided by total number of mole. M दूसरा क्या उठा के प्रेस कर आंसर दे, लिख लो ना, यहाँ पे लिख ही लेते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड सर 8.3 कहाँ से है? हीलियम गैस क्या
आरएमएस में 3 सर 8.3 कहाँ से है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू। यस सर। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एटम से इतना गिवन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 10 ग्राम एंड मास ऑफ हीलियम इज 12 ग्राम। ठीक है, तो ये सब तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये एम पे ही असर पड़ेगा, एम ही चेंज होगा। तो एम को चेंज कर लो बस। एम को क्या लिखेंगे हम लोग? एम को लिखेंगे एम की जगह पे क्या लिखने जाएंगे? देखो ये 10 ग्राम है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? N1। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल आएगा तो 10 ग्राम को डिवाइड कर दो मोलर मास से। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 2 ग्राम, इट इज 5। यहाँ से N2 कितना आएगा? 12। और हीलियम का मोलर मास क्या होता है? 4, आ गया 3। अब N1 5 है तो 5, N1 इंटू M1 हाइड्रोजन का मोलर मास, इट इज 2। N1 M1 प्लस N2 3 है, M2 हीलियम गैस का 4 होता है, एंड डिवाइड बाई टोटल N1 प्लस N2 5 प्लस 3, इतना ग्राम आ गया। इसको केजी में बदल के वापिस उठा के प्लेस कर देना इसकी जगह पे, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग, हम यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन इसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है? थ्योरी का पार्ट है, पढ़ लो। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये होता है ये है कि अगर मान लो एक गैस है, दैट इज मोनोटाइमिक गैस, सभी मैं बात कर रहा हूं मोनो एटॉमिक गैस का, मोनोटाइमिक गैस का एक मॉलिक्यूल से, तो इसकी वेलोसिटी v वेक्टर को लिख दिया vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप लिख दिया। कुछ पूछूं अगर इसका मास m है, इसका मास m है, मैं पूछूं इसकी कैटेगरी कितनी होगी, तो इसकी कैटेगरी होगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्पीड का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। तो जब तुम स्क्वायर करोगे इसको तो बनेगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, सबको अलग कर लो तो बनेगा हाफ m vx का स्क्वायर, हाफ m vy का स्क्वायर, हाफ m vz का स्क्वायर आ गया। अब देखो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है y से कंप्लीटली फ्री होती है, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी z से फ्री है। रैंडमनेस है ना, रैंडमनेस है, तो x से y से मतलब नहीं है और y का z से मतलब नहीं। इन टर्म्स ऑफ कैनेमेटिक्स इक्वेशंस, अगर कैनेमेटिक्स की तुम इक्वेशन लिखोगे तो x में इक्वेशन लिखोगे तो y से मतलब नहीं है, y का z से मतलब नहीं है। मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, ये अलग इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। vx में क्या हो रहा हो vx जाने, vy में क्या हो rहा vy जाने, vz में क्या हो रहा vz जाने। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, बेसिकली इस तीन इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट अंडरलाइन है, तीन इंडिपेंडेंट टर्म पे डिपेंड कर रहा है। The number of independent terms at which kinetic energy depends is known as degree of freedom. Is known as degree of freedom. लिखो स्टेटमेंट, number of independent terms, number of independent terms at which kinetic energy depends, number of independent terms at which kinetic energy depends is known as degree of freedom. Is known as degree of freedom. Is known as degree of freedom. तो मोनोटाइमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है? 3 है, एक ये एक ये एक ये, तो मोनोटाइमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अब एक थ्योरम होता है इक्वी पार्टीशन थ्योरम, इक्वी पार्टीशन थ्योरम, पार्टीशन स्पेलिंग नहीं याद आ रहा मुझे, पार्टीशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? अब देखो इसको, अब मैं काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हर जगह एवरेज लगाऊंगा, हर जगह एवरेज लगाऊंगा, तो फिर अगले पेज पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू आएगी
एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, वो हाफ m बाहर निकाल लो तो Vx स्क्वायर का एवरेज आएगा, अब Vy स्क्वायर का एवरेज आएगा और Vz स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा। हाफ m निकल जाएगा बाहर और एवरेज इस पे भी आएगा, एवरेज इस पे भी, एवरेज इस पे भी। अब एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ और नहीं है, वी स्क्वायर का जो एवरेज वी स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज वी स्क्वायर Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, यही होती है। अगर तुम यहाँ पे एवरेज लगाओगे तो एवरेज यहाँ भी तो लगेगा, लग जाएगा। तो यही टर्म ये वाला है, मतलब दिस इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। अब वी स्क्वायर का एवरेज कुछ और नहीं होता, इट इज आरएमएस स्पीड का स्क्वायर, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर होता है। और आरएमएस स्पीड की वैल्यू हमने पढ़ी थी कितनी, 3 RT/m होता है, 3 kT/ स्मॉल m होता है, स्मॉल m से स्मॉल कर दिया तो 3/2 kT। अब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसको जोड़ने पे जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए, एवरेज वैल्यू, जब इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो जो एवरेज वैल्यू आनी चाहिए, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट भी करते हैं लोग, इट इज 3/2 kT। तो एक हम बात हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे जितना रैंडमनेस x में होता है, y में भी उतना, z में भी उतना होता है। मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों टर्म्स अगर आपस में इक्वल है तो कितना आएगा, 1/2 kT। इसका मतलब एक के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, 1/2 kT। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से 1/2 kT होती है फॉर वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के लिए 1/2 kT होती है। तो लिखेंगे इस स्टेटमेंट को इक्विपार्टीशन थ्योरम में। काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखो या काइनेटिक एनर्जी, बात यहाँ पे एक ही है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो पूछी जाती है वो एवरेज ही होती है स्पेशली। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन molecules, one molecule underline है, for one molecules is 1/2 kT, is 1/2 kT। तो मान लो एक गैस सिस्टम है, एक गैस सिस्टम है जिसमें, अच्छा एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितना है, 1/2 kT। एक मोल मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, 1/2 RT होगा एक मोल के लिए। एक मोल गैस के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से 1/2 RT होगा ना, क्योंकि एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करोगे तो K इंटू एवोगैड्रो आ जाएगा। दूसरा अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो फिर F से भी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT एक मोल के लिए, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 RT होगा। अगर मैं कहूँ गैस के नंबर ऑफ मोल n है, n नंबर ऑफ मोल के लिए, तो ये एक मोल की एनर्जी है तो n नंबर ऑफ मोल की एनर्जी F/2 nRT होगी ना, n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड क्यों नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस मॉलिक्यूल्स, n मोल गैस मॉलिक्यूल्स is F/2 nRT। F/2 nRT। तो n मोल गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT होगी, जहां F इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें तुम अलग से एक चीज ध्यान रखोगे, अलग से तुम ध्यान रखोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे मैं गैस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अभी के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल। नॉर्मल टेम्परेचर में चल रहा है ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल है।
अगर गैस मोनोटॉमिक गैस है तो ध्यान रखना ट्रांसलेशनल का टर्म्स 3 होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, टोटल इज 3। डायटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल का टर्म 3 होता है, रोटेशनल 2 होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल एफ, ये रोटेशनल एफ है, ये ट्रांसलेशनल एफ है। और पॉलीएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसका 3 होता है और इसका 6 होता है। नॉर्मल टेम्परेचर हम इसको लिखते हैं। इसे वाइब्रेशनल के टर्म्स आते हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो उसको हम लोग अब क्वेश्चन आने बंद होंगे फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में कभी आया ही नहीं आज तक क्वेश्चन उसके बेस्ड होके, और उनका कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है जो कि इरोडो वगैरह में है, तो उसे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। अब कोई तुमसे पूछे कि मोनोटॉमिक गैस की कैंडिडेट बताइए, मोनोटॉमिक गैस की कैंडिडेट, तो तुम क्या लिखोगे? एफ से पे 3 लिखोगे, तो 3/2 एनआरटी। कोई पूछे डायटोमिक गैस की कैंडिडेट, तो एफ कितना 5, तो 5/2 एनआरटी। कोई पूछे पॉलीएटॉमिक गैस की कैंडिडेट, तो एफ कितना है 6, तो 6/2 एनआरटी। तो तुम्हें इस डेटा को याद रखना है। टोटल कैंडिडेट में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो तुमसे कोई पूछे कि डायटोमिक गैस का रोटेशनल कैंडिडेट, तो 2/2 एनआरटी। कोई पूछे ट्रांसलेशनल कैंडिडेट डायटोमिक गैस का, 3/2 एनआरटी। इस चीज का तुम यूज करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मीटिंग में एंड करूंगा, इसको बस याद रखना। वी रोटेशनल 2 क्यों होता है, 3 क्यों होता है, अभी हो सकता है 5 मिनट अलग से पढ़ाऊंगा, तो अगर लास्ट में हो सकेगा तो 5 मिनट का वीडियो होगा, यही वीडियो बड़ा होगा, 1 घंटे का होगा, लेकिन लास्ट का 5 मिनट देखना, उसे बताऊंगा कि क्यों रोटेशनल का 2 है, इसका 3 चल रहा है। अदरवाइज कोई नीड नहीं है, कैलकुलेशन तो इसी से हो जाता है। देखिए, अब जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई है डायटोमिक गैस का, उसमें ट्रांसलेशनल का मैंने 3 बोला है और रोटेशन का मैंने 2 बोला है। ये सब चीजें क्लियर कर दो। मान लो एक डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है VCM, इसकी वेलोसिटी VCM है, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये H है, ये H है, और ये ऐसे ऐसे घूमते हुए भाग रहा है, ऐसे घूमते हुए भाग रहा है, ऐसे घूमते हुए आगे भी भाग रहा है, घूम भी रहा है। तो कोई मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है, तो कोई ऐसे घूम रहा होगा, तो कोई ऐसे घूम रहा होगा, मतलब कोई एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, कोई वाई एक्सिस के अबाउट, कोई जेड एक्सिस के अबाउट, कोई किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो मान लो ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं, आप कैंडिडेट कैसे निकालते हो? किसी सिस्टम की कैंडिडेट निकालते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ ICM इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिखते हो। तो तुम कैंडिडेट कितना लिखोगे? हाफ m VCM का स्क्वायर। VCM इज अगेन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, VXI क्या VYJ क्या, तो VX स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर प्लस VZ का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा। अच्छा, इस किसी भी डायटोमिक गैस का ओमेगा 2 एक्सिस के अबाउट आ सकता है। एक मतलब अगर जनरल इक्वेशन लिखे तो एनर्जी एसोसिएट स्पेशली 2 एक्सिस के अबाउट हो सकती है अगर डायटोमिक गैस है, तो एक तो इसके अबाउट हो सकती है, वाई एक्सिस के अबाउट हो सकती है, और दूसरा जेड एक्सिस के अबाउट हो सकती है। बट एक्स एक्सिस के अबाउट एनर्जी एसोसिएट 0 होगी, क्योंकि पूरे सारे पार्टिकल्स इसी पे आ गए ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी। अगर ICM 0 हो गया तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा होता ये पार्टिकल, तभी भी ये वाली एनर्जी एक्स एक्सिस से लिंक एनर्जी नहीं होती। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता है ऐसे, तो भी इस एक्सिस के अबाउट एनर्जी लिंक नहीं होती। लेकिन एक पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट एनर्जी लिंक होगी। दूसरा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगी, दूरी है ना, और इसके अबाउट एनर्जी लिंक होगी क्योंकि दूरी है, बट इसके अबाउट एनर्जी लिंक नहीं होगी।
तो किसी भी दो एक्सिस के वर्ड बताएंगे और वो जो एक्सिस होगी वो इसको मिलाने वाले लाइन के एक्स पे परपेंडिकुलर होगी, तो एक ये और एक ये। तो अगर ये वाई या जेड है तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, ओमेगा की जगह पे ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड का स्क्वायर। यहां से वैल्यू आ जाएगी, इसको अब अलग अलग कर लो, अलग अलग, तो बनेगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग करो। अब हम पाते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे इसकी जब एवरेज वैल्यू निकालते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये और ये सब बराबर आता है, अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं और सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। तो कितने डिफरेंट होगा, 1 2 3 एंड 2 ये रोटेशनल 2 ट्रांसलेशनल 3, ये डायटामिक गैस लिख दिया। अच्छा यही अगर पॉलीटामिक नॉन लीनियर गैस होती तो उसमें पता है ये वाला जो मोमेंट हमसे वो जीरो नहीं होता। पॉलीटामिक मतलब दो से ज्यादा हो तो एक अगर मॉलिक्यूल्स इधर आ जाता, इधर आ जाता, यहाँ पे जाता, तो फिर एक्स एक्सिस के अबाउट भी एनर्जी एक्सिट हो जाती बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, लिंक कर जाती। तो फिर ये जो वाई और जेड लिख रहे हो तो इसमें अच्छा आईसीएम नहीं होता है, ये बेसिकली थोड़ा सा अब थोड़ा ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उतना ध्यान रखने की तुम्हें भी जरूरत नहीं है। इसको आई जेड जेड लिख लो, एन ओमेगा जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अगर टाई टाइम गैस होता तो ये भी एसोसिएटेड जेड वाला भी आ जाता। तो 1 2 3 एंड 3 ये 6, तो 6 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर मोनोटाइमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल 3 होगी, रोटेशनल तो है नहीं क्योंकि एक पार्टिकल है बस, तो उसमें रोटेशन क्या, कुछ नहीं। ये साइज जीरो है तो मोमेंट हमसे जीरो आएगी 3। और अगर डायटाइमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 2, और पॉलीटाइमिक गैस है तो ट्रांसलेशन 3 और रोटेशनल 3 आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे इस पे बेस होके क्वेश्चन अटेंड करना, ठीक है।